औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मिसेस शुमाइला नाज़िम है और आज हम नहम क्लास की उर्दू की किताब के सबक नंबर 8 लहू और कालीन का आगाज़ करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब है। तो सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले जो हमारे इस सबक के मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात वो देखते हैं। ज़ाती मालूमात: तारीख़ पैदाइश 1914, मकाम पैदाइश यानी उनकी पैदाइश किस मकाम पर हुई, लाहौर। तारीख़ वफ़ात 1999, कुल उम्र 85 साल। असल नाम उनका दिलावर अली था। कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब। कलमी नाम उस नाम को कहते हैं जो शायर हज़रात अपनी पहचान बनाने के लिए अपने नाम के किसी भी हिस्से को तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ज़ाती मालूमात के बाद आते हैं इनकी तालीम व मुलाज़मत। इब्तदाई तालीम इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट लाहौर से हासिल की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ना कि लाहौर के 8 दरवाजे हैं, यानी पूरा जो लाहौर है इसके इर्द गिर्द 8 दरवाजे हैं। भाटी गेट उन्हीं दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है। BA इस्लामिया कॉलेज लाहौर से किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक रहे। एडिटर भी थे मशहूर अदबी रिसाला अदबे लतीफ़ का, और इन्होंने खुद नविश्त रोदात भी लिखी। खुद नविश्त रोदात उसको कहते हैं जो इंसान के अपने ऊपर बीतती है, जो उसने खुद उसके ऊपर गुजरी हो, वो उसी को बयान करता है। इनकी जो खुद नविश्त रोदात मट्टी का दिया, जिस तरह आप बीती लिखते हैं किसी भी चीज़ की, इसके बाद आ जाती हैं इनके बारे में कुछ अहम मालूमात के तमाम ज़िंदगी इल्मी और अदबी सरगर्मियों में बसर की। मिर्ज़ा अदीब शायर भी थे, अफसाना नगार भी थे और ड्रामा नवीस भी थे कि उन्होंने शायरी भी की, अफसाने भी लिखे और ड्रामे भी लिखे। 1 एक्ट प्ले यानी बारबी ड्रामे लिखने में भी उस्ताद कामिल का दर्जा रखते हैं। 1 एक्ट प्ले ऐसे ड्रामे को कहते हैं जो कि तवील दौरानिए का ड्रामा होता है। जैसे कुछ ड्रामे तो हमारे सीरियल वाइज चलते हैं ना, एपिसोड्स आती हैं उसकी, वीकली, किसी की डेली, कुछ डेज मुकर्रर होते हैं, दिन मुकर्रर होते हैं उनके लिए। लेकिन जो 1 एक्ट प्ले होता है ये तवील दौरानिए का ही एक ही किस्त पर मबनी ड्रामा होता है, जिसमें आपके लिए कोई ना कोई सबक मौजूद होता है। जैसे आजकल भी इन दिनों TV पे बहुत सारे ड्रामे जो 1 एक्ट प्ले के तौर पर चल रहे हैं। मकसदी अदीब कहलाते थे, रोमान पसंद अदीब भी इन्हें कहा जाता था, और इन्होंने स्टेज और रेडियो दोनों के लिए लिखा था। ड्रामों और अफसानों की खसूसियात के इन्होंने जो ड्रामे और जो अफसाने लिखे उनकी खसूसियात क्या थी? मतवस्त तबका, इनकी माशरती और नफ्सियाती उलझने के, यानी उन्होंने जो माशरे का मतवस्त तबका था उसकी माशरती और नफ्सियाती उलझनों को डिस्कस किया। जुबान जो थी आसान, सादा और शगुफ्ता जुबान इस्तेमाल की। रोज़मर्रा के हवाले से तंज़ो मज़ाह था उसमें। इंसानी किरदार और ज़िंदगी की मुकम्मल अक्कासी के, यानी जो इनके ड्रामे और अफसाने थे वो इंसानी किरदार और ज़िंदगी की मुकम्मल रहनुमाई करते थे।
मकसदियत, उम्मीद पसंदी, कि इनके ड्रामा और नॉवेल्स में उम्मीद पसंदी यानी हर काम होपफुली किया गया है। मुकालमे जो थे बरजस्ता थे, मुख्तसर और बड़महल। किरदारों का नफ्सियाती तज्जिया। उसके बाद इनकी कुछ मशहूर तसानीफ थी, लहू और कालीन, सहराए नूट के रोमान, आंसू और सितारे, ख्वाबों के मुसाफिर, सतून, फसीले शब, पसे पर्दा, शीशे की दीवार और मामू जान। मिर्ज़ा अदीब के किरदार निगारी के सिलसिले में भी गहरे मुशाहिदे, अनमोल बसीरत और फनकाराना गिरफ्त से काम लिया है। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है, यानी उन्होंने ज़िंदगी के जो आम कैरेक्टर हैं उनको भी ड्रामाई कैरेक्टर्स का दर्जा दिया है। यही वजह थी कि इनके ड्रामों में कारी या नाज़िर यानी देखने और सुनने वालों की दिलचस्पी शुरू से आखिर तक कायम रहती थी, जो कि किसी भी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। तो ये तो था हमारे मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारफ़। इसके बाद सबक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायने देख लेते हैं, फिर हम अपना आज का जो सबक है उसका आगाज़ करेंगे। वसी, खुला, कुशादा, कार्निस, सजावट की अशिया रखने की जगह। ये अमूमन या कॉर्नर्स में लकड़ी के उससे बने होते हैं या सम टाइम किसी और चीज़ के भी ये बने होते हैं। शब्बेदारी, रात भर जागना। एजाज़, इज़्ज़त, कदर मंज़िलत, इज़्ज़त और बड़ाई। हमाकत, बेवकूफ़ी। तौहीन, बेइज्जती। तहकम, हुक्मिया अंदाज, जब आप किसी को कोई हुक्म देते हो। नाकाबिले बर्दाश्त, जो बर्दाश्त के काबिल ना हो। गुर्बत कदा, गरीब घर। देवता, भलाई करने वाला। इंसानी पैकर, इंसान का मुजस्मा। आरास्ता, सजा हुआ। मुस्तहिक, हकदार। एजल, फ्रेम। खलिश, खटक। आवेजा करना, लटकाना। बेनियाज, बेपरवाह। खुशफहमी, खुश ख्याल। तो ये जो हमारा आज का सबक है लहू और कालीन, ये एक ड्रामा है और इस ड्रामे में हमारे पास 4 किरदार मौजूद हैं। बाबा जो कि नौकर है, तजम्मुल जो एक सरमायादार आदमी है, अख्तर एक मुसव्विर है जो तस्वीरें बनाता है, रऊफ़ जो तजम्मुल है उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है। तो ये तो थे हमारे इस ड्रामे के किरदार, कैरेक्टर्स। मंजर, अब आगे जो है ड्रामा वो उसका मंजर जो है उसकी मंजर कशी करते हैं कि फिर आगे आगे उसमें किस तरह से क्या क्या मंजर पेश आते हैं। सरदार तजम्मुल हुसैन की कोठी अल-निशात का एक वसी कमरा। ये कमरा अख्तर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता था, यानी उन्होंने अभी
सरदार तजम्मुल हुसैन की जो कोठी थी अल-निशात, उसमें जो मुफलिस मुसव्विर अख्तर अपनी झोंपड़ी, वो जो मुसव्विर होता है अख्तर नाम होता है उसका, उसको उसकी झोंपड़ी से निकाल कर अपनी वसी जो कोठी होती है अल-निशात जिसका नाम होता है, उसमें एक वसी कमरा उसे देता है, जिस कमरे को वो मुसव्विर स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये आगे अब उन्होंने उस कमरे का स्केच खींचा कि वो किस तरह का कमरा था। नहायत आला फर्नीचर से आरास्ता के ना, उसके अंदर बहुत ही अच्छा फर्नीचर से वो सजा हुआ था। फर्श पर कालीन, दीवारों पर मशहूर मुसव्विरों के शाहकार, एक तरफ रेडियो सेट, कुछ फासले पर सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ, शुमाली दीवार के साथ लगी हुई दोनों तरफ अलमारियों में मजिल्द किताबें यानी जिल्दशुदा किताबें मौजूद थी। कार्नेस सजावट की अशिया रखने के लिए चीज़ें रखने की जगह, और तिपाहियों के ऊपर तरोताज़ा फूलों से मज़य्यन यानी फूलों से सजा हुआ गुलदान, दरवाजे और खिड़कियों पर रेशमी पर्दे, वस्त में दरमियान में एज़ल यानी फ्रेम पर कैनवस तस्वीर जो अभी तक सादा और साफ है। करीब एक तिपाही पर रंगों के डब्बे, चीनी की छोटी छोटी प्यालियाँ जो कलर मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तरह तरह के कलम और मुसव्वरी का दूसरा सामान मौजूद था। गर्मियों के इब्तदाई यानी गर्मियों के जो शुरू ज़माने की एक सुबह यानी इब्तदाई दिनों में आगाज़ के दिनों की एक सुबह, रोशनदानों में से धूप अंदर आ रही है। जब वो पर्दा उठता है तो बाबा यानी जो नौकर होता है वो झाड़न से, जिससे डस्टिंग वगैरह करते हैं, उस कपड़े को कहते हैं, कमरे की चीज़ें साफ करता हुआ दिखाई देता है। 2-4 लम्हों के बाद यानी थोड़ा ही टाइम गुजरता, उसके बाद तजम्मुल जिसकी ये कोठी होती है वो आता है। तो उसकी उम्र तकरीबन 40 और 45 के दरमियान होगी। सेहत नहायत अच्छी, जिस्म पर कीमती सूट। तजम्मुल, ये अख्तर कहाँ है बाबा? यानी वो अपने नौकर से दरियाफ्त करता है मुसव्विर के बारे में। बाबा यानी नौकर जवाब देता है, इधर बाग में है सरकार। तजम्मुल, अभी तक बाग में है, वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा जवाब देता है, टहल रहे हैं। मैंने कहा भी सरकार नाश्ता तैयार है, मगर नहीं किया। अंदर आ जाएं, मगर कहा अंदर आ जाएं तो उन्होंने मुझे झिड़क दिया, अभी तक धूप में टहल रहे हैं। तजम्मुल खामोश हो जाता है। वो बताता है कि रात, सरकार फिर खामोश हो जाता है। तजम्मुल पूछता है, रात क्या? मैं तो डर ही गया था। हुआ ये कि सरकार मेरी आँख खुल गई, देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नज़र आ गई। तजम्मुल, वो फिर आगे से जवाब देता है कि इस किस्म के लोगों को ये आदत होती है, ये हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं कि यानी वो सबसे अलग रहने को पसंद करते हैं। बाबा सरकार, मैं तो ना खुद यहाँ आता हूँ ना ही किसी को यहाँ आने देता हूँ, ज़रा सफाई के लिए 5-10 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा सरकार। तजम्मुल, क्या है? बाबा, शायद कुछ ऐसे हैं चंद रोज़ से। तजम्मुल, फिर वही बात एक बार कह जो दिया कि तुम फनकारों को नहीं समझ सकते, ये हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं। बाबा, कुछ ना समझते हुए, अच्छा सरकार। तजम्मुल, बुलाओ इन्हें, जल्दी करो। बाबा कमरे से निकल जाता है सफाई करने के बाद। तजम्मुल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। अख्तर आता है जो कि एक उधेड़ उम्र यानी बड़ी उम्र का शख्स होता है। सर के बाल उसके बिखरे हुए होते हैं। ये अब जो मुसव्विर है उसका हुलिया बयान किया जा रहा है। आंखें शब बेदारी के जो आंखें थी वो रात भर जागने की वजह से सुर्ख थी।
लिबास पजामा और कमीज़। पहले वाले के ज़माने में ये पजामे के साथ कुर्ता या कमीज़ ही पहनी जाती थी। आस्तीनें चढ़ी हुई, आंखों के गिर्द हल्के, ज़्यादा नुमाया यानी बहुत वाज़िया थे। अख्तर तजम्मुल की तरफ देखे बगैर, कहिए तजम्मुल बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? अख्तर जी हाँ। तजम्मुल एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया है। जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है कि यानी जो तुमने मुकाबले के लिए तस्वीर भेजी थी उसे अव्वल इनाम का हकदार करार दिया है। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है। रऊफ़ जो कि तजम्मुल का पर्सनल सेक्रेटरी होता है, उसका नाम लेता है कि मैंने उसे भेज दिया है। अख्तर मुझे अखबार से मालूम हो चुका है। तजम्मुल अख्तर की बेनियाजी पर यानी उसके बेपरवाह होने पर हैरान होता है कि तुम्हें इस बात का इल्म था। अख्तर अखबार सुबह सवेरे मिल जाता है। तजम्मुल तुम्हें ये खबर सुनकर इतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारा ये बहुत बड़ा कारनामा है। तुमने मुल्क के तमाम मुसव्विरों में के मुकाबले में ये इनाम जीता है। ये कोई मामूली एजाज़ नहीं। यानी वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तस्वीर को मुकाबले में अव्वल इनाम मिला है और तुम्हें इस पर कोई खुशी नहीं। फिर वो उसे बताता है कि मैंने इस खुशी के मौके पर आज शाम चाय का एहतमाम किया है। एहतमाम इंतज़ाम करना, तुम्हें मुबारकबाद देने के शहर के मोअज़्ज़िज़ीन यानी शहर के कुछ इज़्ज़तदार लोग या रिश्तेदार आ रहे हैं। सुना तुमने? अख्तर खामोश रहता है और कोई तवज्जो नहीं देता और कहता है कि क्या कहा? अख्तर कुछ नहीं। तजम्मुल कुछ नहीं। अख्तर के चेहरे को गौर से देखकर, शायद बाबा ने गलत नहीं कहा, मालूम है इसने क्या कहा था? अख्तर जी नहीं। तजम्मुल इसने कहा था हमारे मुसव्विर के साथ कुछ गड़बड़ है इन दिनों, तुम्हारा क्या ख्याल है अपना? अख्तर सही कहा था इसने। तजम्मुल यानी कि अख्तर मैं यहाँ से रुखसत होना चाहता हूँ। तजम्मुल अपने लहजे में हैरत लिए हुए, रुखसत होने की ज़रूरत? अख्तर मेरा दिल चाहता है। तजम्मुल कोई शिकायत, कोई तकलीफ़ है तो बताओ। अख्तर कोई शिकायत नहीं है। फिर बात क्या है? अगर कोई तकलीफ़ है तो साफ क्यों नहीं कह देते? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और क्या कुछ नहीं किया जाएगा। अख्तर मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर भी तजम्मुल फिर भी का क्या मतलब? अख्तर मुझे जाना ही चाहिए। तजम्मुल बेवकूफ़ ना बनो, ये बैठे बैठे तुम्हें आज क्या हो गया है? अख्तर इसका जवाब दे चुका हूँ। तजम्मुल अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो इस बेवकूफ़ी की वजह ज़रा सोचो तो, यहाँ आकर तुमने कितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, कितनी ज़बरदस्त कदर मंजिलत, इज़्ज़त और बड़ाई हासिल की है। इससे बड़ी इज़्ज़त क्या होगी कि आज तुम मुल्क के बेहतरीन मुसव्विर यानी बेहतरीन तस्वीर बनाने वाले माने जाते हो। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं इसके लिए आपका तहे दिल से यानी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तजम्मुल मुझे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं, साफ साफ बताओ तुम्हें तकलीफ़ क्या है? किसी चीज़ की कमी महसूस होती है और क्या चाहिए तुम्हें? अख्तर मुझे कुछ नहीं चाहिए, रुखसत होने की इजाज़त दीजिए। अख्तर इस पागलपन की इजाज़त क्यों कर दे सकता हूँ? अख्तर आखिर क्यों? तजम्मुल इसकी वजह तुम नहीं जानते हो। अक्सर खामोश रहता है। सुना है आर्टिस्टों पर कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं। शायद अख्तर की तरफ मुस्कुरा कर देखता रहे और उसका चेहरा बददस्तूर संजीदा ही रहता है। कुछ इस किस्म की बात मालूम होती है। अख्तर मुझे मजबूर ना कीजिए। तजम्मुल क्या हमाकत है? एक शख्स को दलदल यानी कीचड़ से निकाला जाता है और जब वो कामयाब हो जाता है तो फिर
इसी दलदल में छलांग लगाने पर आमादा राज़ी हो जाता है। अख्तर, मेरे फ़न की बेहतरी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। तजम्मुल, फ़न की बात करते हो, यहाँ आने से पहले भी तुम्हारे पास फ़न था और आज भी, मगर दोनों में कितना फ़र्क है। अब उसे वो बताता है कि तुम्हारी मुसव्वरी से लोग यहाँ आने से पहले तुम्हारी मुसव्वरी से लोग ना आशना थे। आज आपके फ़न को दुनिया जानती है, इसलिए जाने की हमाकत मत करो। अख्तर, आप क्या समझती हैं मैं आपका शुक्रगुजार नहीं हूँ? तजम्मुल, अख्तर फरमाइए। तजम्मुल, अगर तुम संजीदगी से ये बात कर रहे हो तो सुन लो, मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये मेरी तौहीन बेइज्जती है। लोग क्या कहेंगे? अख्तर, लोगों को मेरे और आपके ज़ाती मामले से क्या वास्ता? तजम्मुल, तुम दुनिया से अलग थलग रहकर मुसव्वरी करते रहो कि यानी तुम दुनिया से अलग रहकर जो पेंटिंग करते हो, तस्वीरें बनाते हो, वो बनाते रहो। तुम्हें मालूम नहीं लोग इस किस्म के वाक़े पर क्या कुछ करते हैं। सब कहेंगे कि एक गरीब और कलाश कहते हैं मुफलिस को, मुसव्विर को झोंपड़ी में से निकाल कर लाया दिखावे के लिए और फिर उसे वापस भेज दिया। क्या ये मेरी तौहीन नहीं है? अख्तर परेशान हो जाता है। तौहीन? कैसी तौहीन? तजम्मुल, इतनी सादी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? अख्तर, साफ क्यों नहीं कह देते कि आपने मुझे ख़रीद लिया है, अब मैं आपके रहमो करम पर हूँ। तजम्मुल, ये बात नहीं है। अख्तर, मुलायमत बेपनाह मोहब्बत से गौर करो, कितनी अजीब हालत होगी मेरी। मैंने फ़र्दन कई दोस्तों को चाय की दावत दी है, वो ज़रूर शाम को आएंगे। अख्तर, मेरे जाने या ना जाने से इस दावत पर क्या असर पड़ सकता है? तजम्मुल, मैं समझता हूँ ना फ़र्क पड़ता है। अब इस पागलपन को छोड़ो और इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अख्तर, आप मुझे इस तरह रोक नहीं सकते। तजम्मुल, रोक नहीं सकते? खूब, जिस शख्स को मैं अपना समझ रहा हूँ, इस पर मुझे इतना हक भी नहीं है कि मैं इसे किसी पागलपन से रोक सकूँ। आज तुम इतनी बुलंदियों पर पहुंच गए हो, इसलिए जाना चाहते हो। तुम में इस बात का एहसास नहीं कि तुम्हें इन बुलंदियों तक पहुंचाने में मैंने भी कुछ हिस्सा लिया है। अख्तर, आप इसरार करते हैं कि यानी आप ज़िद करते हैं, तो सुनिए। जिस अख्तर को आप एक तंगो तारीख कोठरी से निकाल कर अपने महल में लाए थे, वो अख्तर मर चुका है। और जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसके लिए आपने ये शानदार स्टूडियो बनाया है, वो इसकी चलती फिरती लाश है। तो जमल उसकी इस बात से परेशान हो जाता है। कहता है कि मालूम होता है कि दौरा जो है वो तुम्हें बहुत शदीद है, मुझे डॉक्टर को फ़ोन करना चाहिए। वो जाने लगता है तो अख्तर इसके सामने खड़ा हो जाता है। अख्तर लहजे में किसी कदर तहकम यानी हुक्मिया अंदाज होता है। ठहरिए और सब कुछ सुनकर जाइए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बयान कर दी है। तो जम्मल ये सबसे बड़ी हकीकत है या नहीं, इसका फ़ैसला डॉक्टर को करना है। अख्तर, आप अभी तक एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं और अब इसका दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक खौफनाक है कि आपके तस्वुरात का शीश महल ज़मीन बोस हो जाएगा, ढह जाएगा या गिर जाएगा। गुज़िश्ता 1.5 बरस से जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार महल से बाहर गई हैं, इनमें से एक भी मेरी नहीं है। ये बात कह के ये उसके सर पे एक बम गिराता है। तो जम्मल अख्तर को घूरते हुए, मामला इतनी दूर तक पहुंच जाएगा, मुझे इसका वहमो गुमान के यानी मेरी सोच और ख्याल में भी ये बात नहीं थी। अख्तर, मेरा मशवरा है कि इस वक्त आराम करो, तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। अख्तर, ज़रा तहम्मुल से काम लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है कह दीजिए। तो जम्मल, तुम पागलों किसी बातें कर रहे हो, तहम्मुल से काम लो। अख्तर, जब आपको पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी उस वक़्त फ़ैसला कीजिए कि ये पागलपन है या कुछ और। तो जम्मल, ये पागलपन नहीं तो कुछ और क्या है?
आखिर गुज़िश्ता 2 साल से तुम मेरे मेहमान हो और इस दौरान तुमने कई तस्वीरें बनाई जो शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों के कोठियों में आवेज़ा हैं कि लटकी हुई हैं। इनमें से अक्सर मैंने तोहफ़तन के उन्हें तोहफ़े के तौर पर अपने दोस्तों को दी हैं। ये सब की सब तुम्हारी हैं, तुम्हारी अपनी तख्लीक है कि अपनी बनाई हुई हैं। लेकिन आज तुम कह रहे हो कि इनमें से एक भी मेरी नहीं, कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। अख्तर, मुझे इसकी परवाह नहीं कि कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा। मेरे लिए ये कश्मकश कि ये उलझन तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, यानी बर्दाश्त के काबिल नहीं रही। इस खलिश खटक ने मुझे बेकरार बेचैन कर दिया है। ये फरेब यानी धोखा अब जिंदा नहीं रह सकता। तजम्मुल, फरेब, आज तुम्हें क्या हो गया। अख्तर, काश खुद समझ सकता कि तुम्हारी इस परेशानी की वजह क्या है। डॉक्टरों को तुम बुलाने नहीं देते, मैं क्या समझूं आखिर। अख्तर, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये कोई मौमा नहीं, यानी कोई पोशीदा बात या कोई पहेली नहीं है। जैसा आप जानते हैं, आज से 2 साल पहले मैं इस तंगो तारीख गली के एक खस्ता यानी बुरी हालत का और बदनुमा मकान में रहता था। बहुत कम लोग मुझे जानते थे और जो जानते थे इन्हें मेरे मुतालिक सिर्फ यही मालूम था कि मैं एक मुफलिस, कलाश यानी गरीब और गुमनाम अनजान को कहते हैं ऐसे लोग जिन्हें ज़्यादा लोग ना जानते हों। मुसव्विर हूँ। मैंने बेशुमार तस्वीरें बनाई थी, मगर वो तमाम की तमाम कबाड़ियों या नीलाम घर ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर बोली देकर चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। नीलाम घरों में पहुंचकर कौड़ियों के भाव यानी मामूली कीमत में बिक चुकी थी। ज़िंदगी इसी हालत में गुजर रही थी कि इत्तफ़ाक़न तस्वीरों की एक नुमाइश गाह में मेरी आपसे मुलाकात हो गई। आपने मेरी तस्वीरों में दिलचस्पी ली और मुझे इसी शाम को अपने हाथ चाय पर बुला लिया। मैंने अपने हज़ारों हम पेशा भाइयों की तरह गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। ये कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी रह सके। आपने मेरी हालत का अंदाज़ा लगा लिया और इस बात पर इसरार किया कि अपने गुर्बत कदे यानी गरीब घर से निकलकर आपके यहाँ आ जाऊँ ताकि इत्मीनान के साथ फ़न की खिदमत कर सकूँ। आपने मेरे लिए ये कमरा वक्फ कर दिया और मुझे ज़िंदगी की ज़रूरियात से बेनियाज बेफ़िक्र कर दिया कि यानी एक मुझे कमरा पुरसकून मैसर कर दिया कि सिर्फ मेरा काम क्या था, मुसव्वरी करना। बाकी मुझे ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं थी। तजम्मुल, इन सब बातों के ज़िक्र की क्या ज़रूरत। अख्तर, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपके सलूक ने मुझ पर कितना असर डाला। मैं समझने लगा कि आप नहायत ऊँचे दर्जे के इंसान हैं। दौलतमंद होने के बावजूद आपके पहलू में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इंसानियत नवाज यानी इंसानों की मदद करने वाला है, जिसमें सारी दुनिया का दर्द समाया हुआ है। आपने अपने दोस्तों को बुलाकर इन्हें मेरी तस्वीरें दिखाई। आपने बड़े बड़े इदारों दफ्तरों में मेरी तस्वीरें आवेज़ा करवाईं। आपने मेरी शोहरत के लिए मेरी तख्लीक़ात रसाइलो जरायद यानी रिसालों मैगज़ीन में छपवाई। सचमुच इस वक्त आप मेरी नज़रों में एक देवता थे, यानी भलाई करने वाले थे, फरिश्ता सिर्फ थे। एक ऐसी हस्ती थी जिसकी तारीफ़ हमारे किस्सों और कहानियों में की गई है। तजम्मुल, मैं नहीं समझ सकता इस जिक्र से तुम्हारा मकसद क्या है। अख्तर, मगर थोड़े अरसे ही बाद एक भयानक ख्याल अपना मनहूस यानी नहूसत वाला साया मेरे जहन में डालने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि मैंने आपकी ज़ात के बारे में जो कुछ सोचा है वो महज यानी सिर्फ मेरी अपनी खुशफहमी खुश ख्याल है। इसके बरक्स हकीकत कुछ और है। समटाइम जो हमें नज़र आ रहा होता है हकीकत वो नहीं होती, हकीकत कुछ और होती है और हमें दिखाया कुछ और जा रहा होता है। तजम्मुल, क्या मतलब। अख्तर, मुझ पर यह हकीकत वाज़ेह हो गई है कि आपकी सरपरस्ती तो महज एक इश्तिहार है आपकी मुसव्वर नवाज शख्सियत का। आपकी इस सरपरस्ती में
आपका एक ख़ास मकसद छुपा हुआ है। तजम्मुल क्या कह रहे हो तुम? अख्तर आप मुझे नवाज रहे थे मगर एक ख़ास मकसद की खातिर, और मकसद ये था कि आप सोसाइटी को बताना चाहते थे कि देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैंने एक गरीब और मुफलिस मुसाफिर को अपने यहाँ पनाह दी हुई है। अब ये जो कुछ बना रहा है महज मेरी सरपरस्ती का नतीजा है, मैंने इसकी सलाहियतों को ज़िंदा रखा है, वरना ये कब की ख़त्म हो चुकी होती। जिस तरह बड़ी बड़ी दुकानों के दरवाज़ों पर इंसानी पैकरों यानी इंसानी मुजस्मे बनाए होते हैं ना, आप बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उन पर यानी उन्होंने जो अपने कपड़े होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो स्टैचूज़ के ऊपर डिस्प्ले किए होते हैं कि इंसानी पैकरों को नहायत खूबसूरत और शफाफ लिबास पहनाकर इन्हें अलमारियों के अंदर सजा दिया जाता है ताकि लोग इन हसीनो जमील मुजस्मों को देखकर दुकानदारों के आला ज़ौक़ और इनकी शान शौकत से मरूब हो जाएं। इसी तरह आप भी अपनी अमारात और अपनी शख्सियत की नुमाइश के लिए मेरी ज़ात और मेरे फ़न को इस्तेमाल कर रहे थे। अख्तर गुस्से से, ये झूठ है, सरासर झूठ है। अख्तर बेशक मेरी बात को झूठ कहते रहें आप, और कह भी क्या सकते हैं, मगर बुलंद आवाज़ से हकीकत बदल नहीं सकती। आपके यहाँ मेरी यही हैसियत है, और जिस वक़्त मुझे इसका एहसास हुआ, मुझे महसूस हुआ कि मेरी तमाम अहलियतों पर यानी मेरी जो तमाम सलाहियतें हैं उन पर बर्फ़ की तह जम गई। मेरे सीने में भी एक शरारा बाकी नहीं रहा। ये मेरे लिए बहुत सुहाने रूह साबित हो रहा था कि मैं अपने जिगर का खून दे देकर मैंने जिस फ़न की शमा को अब तक रोशन रखा है, इसका मकसद आपकी शानदार कोठी और आपकी शख्सियत को जगमगाने के अलावा और कुछ भी नहीं, कि यानी ये जो मैं मुसव्वरी कर रहा हूँ इसका मुझे या मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है। एक फ़नकार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इसका अपना असली जौहर खोकर किसी के लिए महज एक ज़रियाए शोहरत बनकर रह जाए। इन्हीं दिनों मुझे मेरा एक हम पेशा दोस्त मिल गया जो बददस्तूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैंने इसे अपनी ज़हनी कैफियत बताई तो वो इल्तिजा करने लगा कि मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दे। ये सुनकर इसने कहा कि अगर तुम आजकल तस्वीरें नहीं बना सकते तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं तस्वीरें बनाता रहूँगा। तुम मुझे इतने पैसे दे दिया करो कि मेरा और मेरा ख़ानदान इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदा रह सके। यानी वो दोनों आपस में एक डील करते हैं या मुआहिदा करते हैं कि तस्वीरें मैं बनाऊँगा और तुम अपना नाम लिख कर इसको आगे भेजना, यानी मार्केट में या किसी एग्जीबिशन नुमाइश वगैरह में, और इसके इवज़ तुम मुझे पैसे दे दिया करना। ये तजवीज़ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर इसका इसरार कम नहीं था कि यानी ये जो बात उसने कही थी वो बर्दाश्त के काबिल नहीं थी और वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन जो उसका दोस्त था उसका इसरार कम नहीं हुआ। इस तरह वो खेल शुरू हो गया जो दुनिया का सबसे गंदा और जलील खेल है। मुझे यहाँ रुपए हासिल करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। ये रुपए मैं इसे दे देता था और वो मुझे अपनी तस्वीरें तजम्मुल, इन तस्वीरों को तुम अख्तर अपनी तख्लीक बनाकर पेश कर देता था। तजम्मुल इस अंदाज से अख्तर को देखता है जैसे इन अल्फाज से इसे धचका सा लगा हो। तुम मुझे धोखा देते रहे अब तक। अख्तर धोखा या कुछ, बहरहाल वाक़या ये है कि न्याजी को, यानी जो ये न्याजी जो है वो उसका दोस्त, दूसरा जो मुसव्विर दोस्त था उसका नाम था। न्याजी को वक्तन फ़वक्तन सिक्के मिलते रहे, मुझे बनी बनाई तस्वीरें और आपको फ़न की कदर अफजाई और मुसव्विर नवाजी के लिए सोसाइटी में इज़्ज़त और एहतराम। तजम्मुल मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इतनी पस्त सतह पर उतर चुके हो कि यानी इतना नीचे गिर चुके हो। अख्तर मैंने खुद कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस सतह पर उतरने के लिए मजबूर था। न्याजी ने मुझे कई तस्वीरें दी। ये तस्वीरें आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ लोगों के ड्राइंग रूमों की जीनत है। वो पहले क्या भी उसे ना उस जिस मुसव्विर की तस्वीरें लेता उसका हालात बता रहे हैं कि वो पहले की तरह मुफलिस नहीं रहा। उसने अपनी बहन की शादी भी कर दिया, उसे रोटी और कपड़ा भी मैसर है, अब मालिक मकान भी उसे परेशान नहीं करता। लेकिन इसके दिल की क्या कैफियत है कि वो अपनी औलाद को चंद सिक्कों के इवज़ दूसरों को
सौंप देता है, यानी अपनी मेहनत को दूसरों को चंद रुपयों के इवज़ बेच देना और दूसरे उसको अपने नाम से सेल करेंगे, ऐसा तकलीफ दे वाक़या है जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आज जब इसने सुना होगा कि इसकी बनाई हुई तस्वीर अव्वल इनाम की मुस्तहिक करार पाई है तो इसकी क्या हालत होगी, वो क्या सोचेगा, मैं इस तसव्वुर से ही कांप जाता हूँ। तजम्मुल, तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा, अपनी नालायकी छुपाते रहे, मैंने इतनी आसाइशें बेकार मुहैया की थी। अख्तर, आप इनकी कीमत वसूल कर चुके हैं, हमेशा की तरह इस सौदे में भी आपको फ़ायदा हुआ है। तजम्मुल, इस कदर फरेब देने के बाद अपने मोहसिन को जली कटी सुनाते हुए तो तुम्हें शर्म नहीं आती? अख्तर, मुझे शर्म क्यों आएगी? शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो बुलंदियों पर पहुंचने के लिए हज़ारों इंसानों को अपनी सीढ़ी बना लेते हैं, जो एक फ़नकार की सरपरस्ती भी करते हैं तो महज अपने मतलब के लिए। तजम्मुल, अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो, एहसान फरामोश। अख्तर, मैं सब कुछ हूँ मगर तुम क्या हो? तजम्मुल, हाँ बताओ, खामोश क्यों हो? दूसरों के जुर्म देख लेते हैं, दूसरों को मुजरिम कहते हैं मगर अपने मुतालिक कुछ नहीं। अभी इन दोनों की गुफ्तगू जारी होती है कि रऊफ़ आता है और दोनों खामोश हो जाते हैं। वो खबर दुरुस्त है जनाब, पहला इनाम अख्तर साहब को ही मिला है। ये रहा अखबार। वो अखबार निकालता और उसको दिखाता तो दोनों को इस हालत में देखकर हैरान हो जाता। तजम्मुल से कहता, तुम जाओ इस वक्त, रऊफ़ बेहतर है। रऊफ़ दरवाजे की तरफ जाता है और फिर ठहर जाता है। वो अख्तर को याद करवाता है कि मिस्टर अख्तर, आपका कोई वाकिफ़कार रास्ते में मिला था, इसने एक पैगाम दिया है आपके नाम। आपका कोई मुसव्विर दोस्त था नियाजी, वो उसी मुसव्विरी की बात करता है जिसकी वो तस्वीरें सेल करता था। अख्तर, हाँ क्या हुआ इसे, जल्दी बताओ। रऊफ़, अफसोस आज सुबह इसने खुदकुशी कर ली। अख्तर, खुदकुशी? रऊफ़, जी हाँ, अस्पताल जाने से पहले मर चुका था। अख्तर, तुमने अभी पूछ ही रहे हो मैं क्या हूँ, अब तक तुम्हें मालूम हो गया कि तुम क्या हो, तुम कातिल हो, यह कत्ल तुमने किया है। वो गुस्से से गरज कर, बकवास बंद करो। अख्तर, कानून तुम्हें कुछ नहीं कहेगा मगर इंसानियत की नज़रों में तुम कातिल हो, तुमने 2 कत्ल किए हैं। एक जो है मुसव्विर के फ़न को मौत के घाट उतारा है और दूसरे मुसव्विर की तुमने जान ली है। ये कत्ल नहीं तो और क्या होता है, और कत्ल क्या होता है? तजम्मुल, निकल जाओ यहाँ से, एहसान फरामोश। अख्तर, मेरी ज़ुबान रुक नहीं सकती, मैं चीख चीख कर कहूँगा कि देखो लोगों, ये कातिल है, इसके हाथ खून से रंगे हैं, ये सोसाइटी का खौफनाक मुजरिम है। तजम्मुल गुस्से में कहता है कि खड़े क्यों हो, इसको धक्के देकर निकाल दो, ले जाओ इसको यहाँ से, टेलीफोन करो, ये पागल हो गया है, ख़तरनाक पागल है। अख्तर चीख चीख कर कह रहा है कि तुम कातिल हो, तुमने कत्ल किया है, मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये था ड्रामा जिसमें जो तजम्मुल है वो अमारात का सहारा लेकर एक मुफलिस मुसव्विर उसके फ़न के ज़रिए सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है, लेकिन जो है अख्तर वो तजम्मुल हुसैन का असल चेहरा बेनकाब करता है और इसकी रयाकारी का पर्दा उठाता है। तो ये तो था हमारा आज तक का सबक नंबर 8, लहू और कालीन, जो कि मुसन्निफ़ मिर्ज़ा अदीब का एक मशहूर ड्रामा था। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम पज़ीर होता है। शुक्रिया।